जी, स्वागत है आप सभी का मिशन गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। और अभी प्रैक्टिस सेट 5 ठीक है, जैसा कि यूपी पुलिस के प्रैक्टिस सेट हम आपको हल करवा रहे हैं जीएस और हिंदी में। तो उसी श्रृंखला में आज जो आपका प्रैक्टिस सेट है वो हिंदी का है और 30 क्वेश्चंस का सीरीज है, इसको हम लोग हल करेंगे, इसको आप देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले, क्वेश्चन शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करें और लोगों से करवा भी दीजिएगा, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग अपने पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अपना लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में देवनागरी लिपि की कौन सी विशेषता नहीं है। सभी बच्चे क्वेश्चन को पढ़ें, प्रश्न को। अच्छा प्रश्न है, आप बता सकते हैं कि देवनागरी लिपि की कौन सी विशेषता नहीं। एक ध्वनि के लिए प्रायः एक ही वर्ण चिन्ह, या फिर कह रहा है कुछ वर्णों का उच्चारण नहीं होता, जैसा उच्चारण वैसा लिखना, या फिर स्वर व्यंजन का वैज्ञानिक वर्गीकरण। तो कौन सी एक विशेषता देवनागरी लिपि में नहीं होती है, ये आपको बताना है। तो लिखा है एक ध्वनि के लिए एक वर्ण का एक ही वर्ण चिन्ह, ये भी विशेषता है। यहाँ पर आंसर जो होगा बच्चों आपका ऑप्शन बी, कुछ वर्णों का उच्चारण नहीं होता। ये गलत है। देवनागरी लिपि में हर वर्ण का, जितने वर्ण दिए गए हैं सभी का उच्चारण होता है, ठीक है। तो ये वाली विशेषता इसकी नहीं है। बाकी ए, सी और डी ये तीनों विशेषताएं देवनागरी लिपि की होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं हिंदी में। और लिखा है कि भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। भारतवर्ष में हिंदी भाषा को आप किस कैटेगरी में रखते हैं, यानी कि हिंदी कौन सी भाषा मानी जाएगी। ऑप्शन ए लिखा है राजभाषा, ऑप्शन 2 लिखा है राष्ट्रभाषा, ऑप्शन 3 विभाषा और ऑप्शन डी तकनीकी भाषा। तो हिंदी भारतवर्ष में आप किस वर्ग में रखेंगे, तो आप सभी जानते हैं हिंदी क्या है, भारत की राजभाषा है। हिंदी भारत की क्या है, राजभाषा है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 343 ए, आर्टिकल 343 ए कहता है कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। भारत की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। ये बात संविधान के अनुच्छेद 343 ए में लिखी गई है, ठीक है। राजभाषा के लिए संवैधानिक प्रावधान जो है वो आर्टिकल तो 343 है, और अगर संविधान में भाग पूछा जाएगा कौन सा, तो भाग 17। भाग 17 में अगर टोटल आर्टिकल पूछे जाएं तो आर्टिकल 343 से लेकर के 351 यानी कि 351 तक इस पूरे भाग में क्या है, राजभाषा की बात की जाती है, ठीक है। तो भारतवर्ष में हिंदी को क्या कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है। राष्ट्रभाषा भारत की कोई नहीं, नेशनल लैंग्वेज नहीं है। भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज है राजभाषा। और ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब होता है राजकाज की भाषा। राजभाषा का मतलब क्या होता है, राजकाज की भाषा, यानी कि जो भाषा सरकारी कामों में, जो भाषा सरकार के कामकाज में प्रयोग की जाती है वो क्या है, राजभाषा कही जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, राजभाषा है। संवैधानिक प्रावधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है राजभाषा के लिए, वो मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि वर्णों के समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसे क्या कहा जाता है। यानी कि वर्णों का कोई समूह जिससे एक निश्चित अर्थ निकलता है उसको क्या कहते हैं, उसको वाक्य कहते हैं, शब्द कहते हैं, वर्ण समूह कहते हैं, या फिर वक्तव्य कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कहा जाता है। वर्णों के सार्थक समूह, देखो अब वर्णों का समूह और अर्थ निकलता है तो सार्थक हो गया। तो पूरी इस लैंग्वेज को हम छोटी सी बात में कह सकते हैं कि जो है वर्ण किसे कहा जाता है, ये शब्द किसे कहते हैं। तो वर्णों का जो सार्थक समूह होता है, वर्णों का सार्थक समूह ही क्या कहलाता है, वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है, ठीक है। और अगर वर्णों का समूह जोड़ दिया जाए, जैसे क्या है, एक अक्षर है का, एक अक्षर है म, एक अक्षर है ल, अब इसको हमने जोड़ दिया क म ल, ये वर्णों का समूह तो है, 3 अक्षर जुड़ गए, वर्णों का समूह है, और इसका एक अर्थ भी, कमल का अर्थ भी है। लेकिन अब अगर हम कह दें इसको ऐसे जोड़ दें म क ल, मकल। अब मकल वर्णों का समूह तो है लेकिन इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं है, मकल का कोई निश्चित अर्थ नहीं है, इसलिए इसको हम केवल वर्णों का समूह कहेंगे, इसको हम शब्द नहीं कहेंगे। इसको वर्णों के समूह के साथ साथ हम शब्द भी कहेंगे,
ठीक है। तो वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई सार्थक जिसका वर्णों का सार्थक समूह, ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ हो, वो शब्द कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, घ का उच्चारण स्थान क्या है? घ से घड़ी जो है, क ख ग घ, घ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, मूर्धा, तालु या फिर दंत? क्या है? तो इसका सही आंसर हम आपको बता देते हैं, कंठ। और इसको याद करने के लिए एक आप ट्रिक छोटी सी अपना सकते हो। वर्णों के उच्चारण स्थान ओरिजिनली बेसिकली 5 होते हैं। मूल रूप से वर्णों के उच्चारण स्थान कितने होते हैं बच्चों? 5 होते हैं। कौन कौन से, उनको यहां पर आप लिख लो। कंठ, फिर होता है तालु, तीसरा बच्चों होता है मूर्धा, और चौथा होता है दंत, पांचवा होगा ओष्ठ। अब ये जो हमने 5 वर्ण उच्चारण स्थान लिखे हैं ना, इनको आप ठीक ऐसे ही याद करना है, आपको आगे पीछे नहीं बोलना है। यानी कंठ के बाद मूर्धा नहीं, कंठ के बाद तालु ही आपको बोलना है। इसको इसी क्रम में याद कर लो, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ऐसे याद कर लीजिएगा। ऐसे याद करने का मतलब क्या है? वर्णमाला में 5 लाइनें होती हैं। पहली लाइन कौन सी होती है? का वर्ग वाली पहली लाइन, का वाले सारे अक्षर। और क्या होता है? चा वाले सारे अक्षर। फिर तीसरी लाइन बच्चों टा वाली होती है, तो सारे अक्षर टा वाले हो गए। फिर दंत में क्या है? ता के बाद चौथी लाइन जो है ता वाली होगी, और लास्ट में लाइन होती है पा वर्ग की। तो आप सभी जानते हैं इसमें कौन कौन आ गया? का, खा, गा, घा, अंगा। अब देखिए घा कौन सी लाइन में आता है? का वाली लाइन में है, कंठ हो गया। च, छ, जा, झा, इया, ये लाइन किसमें? पूरी तालु से हो गई। ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, ये पूरी लाइन किससे? मूर्धा से हो गई। त, थ, द, ध, ये पूरी लाइन दंत से उच्चारित हो गई। पा, फा, बा, भा, मा, ये पूरी लाइन ओष्ठ से उच्चारित हो गई, उच्चारित कर दी गई। ठीक है, अब ये है। अब इसके अलावा यहाँ पर और सारी चीजें होती हैं। ठीक है, हमने आपको क्लासेस में पढ़ा रखा है। इसके अलावा जैसे आप यहाँ पर क्या है? छोटा आ, बड़ा आ, और क्या है? छोटा आ, बड़ा आ, और जो अंग आहा होता है वो भी यहीं पर आ जाते हैं। ठीक है, फिर जैसे चा वर्ग में क्या क्या आता है? चा तो है ही है, एक ये वाली आपकी शाह हो जाती है, एक ये वाली आपकी शाह है। ठीक है, ये सारी बातें कहाँ पर आ जाती हैं? आपके तालु में आ जाती हैं। ठीक है, और री से ऋषि भी इसी में आता है। ठीक है, और जैसे अगर आप बात करते हो टा वर्ग में क्या क्या सारी बातें आ जाती हैं। ठीक है, ता वर्ग में जैसे आपकी ये वाली एक सा आ जाती है। ठीक है, ओष्ठ में अगर बात करोगे छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, इसमें आ जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें, ये सारे मिलके और भी कई सारे बन जाते हैं। फिलहाल ये 5 बेसिक होते हैं, ओरिजिनली होते हैं, मूलतः होते हैं, इनको आप याद रखोगे। तो घा का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा। आप सभी इस चीज को जान चुके। क्वेश्चन नंबर अगला बच्चों 5 लेते हैं। और 5 में लिखा है कि स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से हैं। अब आपको देखिएगा, अभी इसके पहले हमने बताया कि मूर्धा में कौन सी लाइन आती है, तो आप देख लीजिएगा मूर्धा में ये लाइन है, टा वर्ग वाली लाइन है। जो टा, ठा, डाढ़ा, अड़ा वाली लाइन है वो मूर्धा में है। अब इसमें ऑप्शन में कौन सी लाइन है जो टा में आती है? गा और घा तो का वाले में आ गया, जा और झा किसमें? चा वाले में होता है। डा और ढा ये टा वाली लाइन है, तो ये आपके हो गए मूर्धन्य। इनको आप क्या कहोगे? इनको आप कहोगे मूर्धन्य। पा और फा ये कौन से हैं? ओष्ठ। पा और फा कौन? ओष्ठ हो गया। जा और झा ये तालु। गा और घा कंठ हो गया। ठीक है, बस यही चीज आपको ध्यान रखनी होती है। फिर इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध नहीं है आपको बताना है। तो मुमूर्षु, वाल्मीकि, त्रैवार्षिक या फिर महात्मा। तो ये महात्मा शब्द ही क्या है? शुद्ध नहीं है। बाकी सारे क्या लिखे? शुद्ध लिखे हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है वांग्मय। वांग्मय जो है आपका सी नंबर सही होगा। ठीक है, वांग्मय अंगा होती है, साथ में नीचे गा भी होती है, थोड़ा सा इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, सही नहीं लिखा है। लेकिन वांग्मय में कभी भी जो है ना आपका ये चंद्रबिंदु नहीं लगता है। तो जो जो चंद्रबिंदु वाले हो तो बिल्कुल हटा, जिसमें बा बन गया है, बी और सी में ले सकते हो आप। तो गा पूरा ने अंगा होता है, तो ये वाला आपका सही है। लेकिन इसमें भी एक छोटी सी गा लगी होती है, वो टाइप नहीं हो पाई है यहाँ पर, ये ध्यान देंगे। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? शब्दांश 2 प्रकार का माना जाता है, और ये बड़ा इस जो है इसमें कभी भी ये नहीं पूछता शब्दांश के नाम क्या होते हैं। शब्दांश को कैसे आप सॉल्व करते हो, हल करते हो,
ये इसमें नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये व्याकरण, हिंदी व्याकरण जो है ना, जब आप एकेडमिक पढ़ते हो, जैसे आप व्याकरण जो है, जब आप जैसे ग्रेजुएशन में व्याकरण आप पढ़ते हो बीए वगैरह में, तो उसमें सारी चीज चलती हैं। एक खुला शब्दांश होता है, एक बंद शब्दांश होता है, ऐसे करके होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो वो यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते, केवल आपको संख्या 2 याद रखनी होती है। शब्दांश 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। बाकी सारी बातें यहाँ पर याद रखने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चंस बनेंगे तो हम आपको उसको पढ़ा भी देंगे। फिर आता है क्वेश्चन, लिखा है प्रत्युन्मति शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, लिखा है कि प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग बताना है। उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द के पहले जुड़कर शब्द के अर्थ को बदल दे। अब ये जो शब्द लिखा है ना, इसको देखो, पहली चीज तो आंसर इसका प्रति है। कैसे लिखा है ये ऐसे लिखा है, प्रति धन उत्पन्न धनमति, 3 शब्दों से मिलकर पूरा एक शब्द बना है, प्रतिधन उत्पन्न धनमति। तो ये क्या हो गया, प्रत्युत्पन्नमति। क्योंकि देखिएगा यहां जब जुड़ेगा ई और उ, जब ये मिलते हैं तो आधी ता बदल जाएगी और ये जो है या बन जाती है। आपको ध्यान होगा यण संधि, तो ये जब इसको मिलाओगे तो ये यण संधि है, और जब ये मिलाओगे तो ये व्यंजन संधि है। तो यानी कि प्रत्युत्पन्नमति, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है प्रत्युत्पन्नमति में कौन सी 2 संधियां हैं। तो एक तो स्वर संधि है और व्यंजन संधि भी है, क्योंकि जब पहले 2 अक्षर का मिलान करोगे तो स्वर संधि है, यण स्वर संधि है, फिर जब इसका मिलान करोगे तो व्यंजन बन जाएगी। और प्रत्युत्पन्नमति का मतलब होता है जो कोई व्यक्ति जो क्या हो, तुरंत सोच लेता हो कोई बात। देखा ना, प्रत्युत्पन्नमति, प्रति उत्पन्नमति, यानी तुरंत कोई बात आपने बोली और उसका उत्तर तुरंत उसने सोच लिया। जो शीघ्र से शीघ्र कोई बात सोच सकता है उसको कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति वाला व्यक्ति, उसको कहा जाता है। तो यहाँ पर उपसर्ग कौन सा हो गया, प्रति उपसर्ग यहाँ पर सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर लिखा है, किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय क्या होता है, जैसे उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है, प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है, लास्ट में, और उसका अर्थ बदल देता है। जैसे यहाँ पर कौन सा शब्द आंसर होगा, विकल, अलग, पुलक या फिर धनिक। देखो धनिक में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, धन प्लस इक, एक प्रत्यय है। तो जो धन रखता है उसको धनिक कहते हैं। तो धन शब्द में इक लगा, देखिएगा धन शब्द का मतलब रुपया पैसा, ये भी संज्ञा है, ठीक है, ये भी संज्ञा दोनों रहेगा। ये कैसी संज्ञा है, धन कैसी संज्ञा है, धन कैसी संज्ञा है अगर आप बताओगे तो व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक है कि भाववाचक है कि द्रव्यवाचक है कि ये यहाँ पर समूहवाचक है। तो धन जो है ना, उसको जो है समूहवाचक में माना जाता है, क्योंकि कोई चीज तो है नहीं, कोई यानी कि वो वस्तु तो है नहीं, वो समूहवाचक आती है धन, ठीक है। तो यानी कि समूहवाचक संज्ञा में एक प्रत्यय जुड़ा तो अब जातिवाचक बन गए धनिक, ठीक है। तो ये अर्थ बदल जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 11 ले लेते हैं, कौन सा शब्द तद्भव है। कौन सा शब्द यहाँ पर कह रहा है तद्भव है, ये आपको बताना है। तद्भव कौन सा है, रुक्ष, वृक्ष, पल्लव या फिर खजूर। खजूर तद्भव है। खजूर का तत्सम क्या होता है, खजूर का तत्सम बच्चों क्या होता है, खरजूर होता है। खजूर का तत्सम क्या होता है, खरजूर, ये इसका तत्सम है। और जो बाकी रुक्ष लिखे हैं, अगर रुक्ष का तद्भव बताना हो, इन सभी के अगर आपको बताने हो तद्भव, इन सभी के तद्भव, रुक्ष का तद्भव क्या होता है, रूखा, कहते हैं ना कि रूखा सूखा। और वृक्ष का तद्भव आप पेड़ कह सकते हो, वृक्ष का तद्भव क्या, पेड़। और पल्लव का तद्भव आप कह सकते हो पल्ला, ठीक है, इसको पल्ला। तो ये इसके तद्भव हैं। और खजूर का तत्सम क्या है, खरजूर है, क्योंकि खजूर स्वयं एक कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है। क्वेश्चन लेते हैं आगे 12, कौन सा शब्द तत्सम है यहाँ पर बताना है। तत्सम शब्द कौन सा है, शुश्रूषा, ठीक है। देखिए यहाँ पर बड़ा ऊ होता है, शुश्रूषा, और यही आपका क्या है, तत्सम शब्द है, यही क्या है, तत्सम शब्द है। और शुश्रूषा का मतलब होता है परिचर्या, या फिर इसका मतलब होता है सेवा, सेवा या फिर क्या बोलते हैं, परिचर्या, परिचर्या या फिर सेवा। ये शब्द कैसा है, तत्सम शब्द है। अपजस नहीं होता, अपयश होता है, और अक्ष नहीं अच्छा होता है, ऐसे करके है, ठीक है। नैसर्गिक का पर्यायवाची बताना है। नैसर्गिक शब्द का पर्यायवाची बताना है, सत्कृत, चमत्कृत, प्राकृतिक या फिर क्या लिखा, चतुर्दिक। नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक, नैसर्गिक का मतलब नेचुरल, प्राकृतिक। तो नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या हो गया,
प्राकृतिक हो गया। आगे है क्वेश्चन नंबर 14, और बताना क्या है, उदार का विलोम। उदार शब्द का विलोम बताना, आपको ये लिखा है उदार। उदार शब्द का विलोम क्या होगा, कठोर, निर्भय, अपव्यय या फिर अनुदार। जो व्यक्ति उदार हृदय वाला है उसका विलोम होता है अनुदार। उदार मतलब अनुदार, यहां पर अन उपसर्ग लगाया गया है। फिर बात होती है जिसका ध्यान दूसरी तरफ हो, जिसका मन और ध्यान दूसरी तरफ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, वाक्यांश है जिसका मन और ध्यान दूसरी तरफ हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा, क्या लिखा है, मनन, बेध्यान या मनवा या अन्य मनस्क। अन्य मनस्क कहेंगे, जिसका मन अन्य जगह लगा है, जिसका ध्यान अन्य जगह है उसको अन्य मनस्क कहते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 16 आता है और लिखा है गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ क्या है। गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ क्या है, प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, पीछे चलने वाला, अनुसरण करने वाला या फिर लिखा है गत को नहीं मानने वाला। ठीक है, गत मतलब बीता हुआ कह सकते हो, कह सकते हो क्या होता ही गत का मतलब बीता हुआ। तो गतानुगतिक जो गत आदर्शों के हिसाब से आगे चलता है, मतलब प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, जो व्यक्ति अपने प्राचीन आदर्शों के हिसाब से चलता हो उसको कहेंगे गतानुगतिक। ठीक है, इस शब्द को ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर बच्चों 17 यहां पर लिखा है, कौन सा एक ऐसा विलोम युग्म में कौन सा शब्द युग्म शुद्ध नहीं है। शुद्ध कौन सा नहीं, आयात निर्यात सही है। ठीक है, आयात मतलब इंपोर्ट, निर्यात मतलब एक्सपोर्ट, आयात मतलब मंगाना, निर्यात मतलब भेजना। पाप पुण्य ये भी विलोम शब्द सही है। बद्ध मुक्त, बद्ध का मतलब जुड़ा होना और मुक्त का मतलब फ्री हो जाना, स्वतंत्र हो जाना। नूतन और सनातन, नूतन का मतलब होता है नया और सनातन मतलब प्राचीन। देखिएगा यहाँ पर सनातन का विलोम जो है नूतन नहीं रखते हैं, नूतन का यहाँ पर जो है इसको क्या बोलते रख सकते हैं पुराना। सनातन का यहाँ पर इसे विलोम क्या आधुनिक कर सकते हो, लेकिन नूतन और सनातन एक सही युग्म नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसलिए ये यहाँ पर गलत, बाकी तीनों क्या है सही है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कौन सा 18, भाववाचक संज्ञा छाटिए। गाय, करुणा, दही या फिर हिमालय। तो यहाँ पर गाय तो है आपकी जातिवाचक संज्ञा और सही आंसर इसका आपका है कौन सा, करुणा। करुणा एक भाव है। गाय क्या है, जातिवाचक। दही पदार्थ है तो ये पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक कह सकते हो। हिमालय ये आपका व्यक्तिवाचक है। अगर यहाँ पर लिखा हो पर्वत तो वो भी जातिवाचक होता, मगर जब किसी पर्वत का विशेष नाम ले लिया, हिमालय तो एक ही अपने आप में, हिमालय दो तो है नहीं भारत में पूरी दुनिया में, तो हिमालय क्या हो गया, ये व्यक्तिवाचक। गाय है जातिवाचक, दही है द्रव्य या समूह पदार्थवाचक और करुणा हो गई भाववाचक। जितने प्रकार की करुणाएं हैं, जो चीजें आप छू नहीं सकते, जिन चीजों को आप कल महसूस कर सकते हैं, वो सब भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। क्वेश्चन बच्चों 19 लेते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं कि अव्यय कहते हैं कि विशेषण कहते हैं कि कहते हैं क्रिया। क्या कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने शब्द बच्चों सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग हो वो सर्वनाम होते हैं। और सर्वनाम की भाषा बना सकते हो, संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को, संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। मतलब बार बार संज्ञा शब्द का उच्चारण बार बार ना हो, इसके लिए सर्वनाम प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे क्या है, सर्वनाम आपके 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं 6 प्रकार के सर्वनाम, तो पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। ठीक है, तो ये सारे निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और फिर लास्ट में प्रश्नवाचक, 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। इस चीज को ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन नंबर 20 आता है, कौन सी ऐसी क्रिया जो अनुकरणात्मक नहीं है। यानी आपको ये बताना है कौन सी ऐसी क्रिया है जो अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। तो उसको बताने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अनुकरणात्मक क्रिया होती क्या है। अनुकरणात्मक क्रिया होती क्या है, ये देखिएगा, व्युत्पन्न के आधार पर क्रिया के कई सारे भेद होते हैं और उसी में से एक है अनुकरणात्मक क्रिया। क्लासेस में हमने आपको ये पढ़ा रखा है, हिंदी में सारे बच्चों को लिखवाई भी है। अनुकरणात्मक क्रिया वो होती है जो ध्वनि के अनुकरण पर बने, जो ध्वनि के अनुकरण पर बने, यानी कि आवाज के हिसाब से, जैसी आवाज है उसी को उसमें ढाल दें क्रिया को। जैसे क्या है कि खट खट, अगर खटखट से क्या बने, खटखटाना। कोई खट खट कर रहा है तो आपने कह दिया खटखटाना, कोई भड़बड़ कर रहा है तो आपने कह दिया भड़बड़ाना। तो जो ध्वनि के अनुकरण से बने, जैसे फड़फड़ाना,
तो कहते हैं ना पक्षी फड़फड़ा रहा है, तो जब पक्षी उड़ता है ना तो पंख उसके फड़फड़ फड़ होते तो फड़फड़ाना बन गया। मिमियाना, मिमियाता कौन है, कौन मिमियाता है कपिल? बकरी मिमियाती है ना, बकरी मिमियाती है तो उसकी आवाज बहुत पतली महीन होती है। और कभी कभी आप लोग भी देखते होंगे आपके आसपास कोई व्यक्ति ऐसा बहुत महीन बोलता, बहुत जो बड़ा महीन बोल के चिल्ला कहते हैं काहे मिमिया रहे हो, तो वो आवाज ध्वनि के हिसाब से। हिनहिनाना, तो घोड़े की आवाज के हिसाब से उसको हिनहिना कहा गया है। अब झुठलाना, ये क्रिया ऐसी है जो ध्वनि के आधार पर नहीं बनी है, तो ये अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। बाकी तीनों आवाज के हिसाब से बनी तो अनुकरणात्मक क्रिया ही कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, हिमालय से गंगा निकलती है। बड़ा ही मतलब जो सार्वभौमिक उदाहरण है ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, बचपन से पढ़ रहे हो। हिमालय गंगा से निकलती है, इसमें कौन सा कारक है? तो अपादान, कर्म, अधिकरण या फिर कर्ता। अपादान कारक है, जब कोई चीज जो है अलग होती है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? अपादान कारक कहते हैं। तो ये यहाँ पर क्या अपादान कारक है, जो है कर्ता कर्म कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान अपादान, पांचवा कारक अपादान होता है। अपादान कौन सा कारक है? पांचवें नंबर कारक। छठवां संबंध होता है, सातवां अधिकरण और आठवां संबोधन। 8 कारक होते हैं टोटल, 8 में से ये पांचवा कारक है, क्योंकि ये शब्द क्या है? से जो है इसमें भी होता, कर्ण में भी होता है, लेकिन कर्ण कारक में से का मतलब द्वारा होता है, माध्यम होता है। जैसे कि वह बस से विद्यालय जाता है, तो वह बस के द्वारा विद्यालय जाता है। अब यहाँ पर क्या है? हिमालय से गंगा निकलती है, यहाँ पर द्वारा नहीं है, हिमालय से गंगा निकल गई, अलग हो गई है, तो यहाँ पर अपादान कारक है। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर, कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यात पूर्ण है। ठीक है, तो अधिक विख्यात पूर्ण ये यहाँ पर शब्द गलत माना जाता है, अधिक विख्यात पूर्ण नहीं होता है। ठीक है, आपको भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी। आपको भूमि भवन वाहन के अभिनव, ठीक है, भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति, तो के अभिनव सुख प्राप्ति होगी, यानी कि यहाँ पर चीजें गलत यहाँ पर लिखी, भूमि भवन वाहन की अभिनव सुख की प्राप्ति, यहाँ पर जो है कारक की गलती है। यह समाचार पूरे देश भर में तुरंत फैल गया, तो यहाँ पर क्या पूरे शब्द हटा दो, ये हटा दो, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि एक ही चीज या तो लोग हो, या तो कहो यह समाचार पूरे देश में फैल गया, या फिर कहो यह समाचार देश भर में तुरंत फैल गया, यानी एक ही चीज, पूरे या फिर भर में से कोई एक बात। तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, यही शब्द सही है, और ये सेंटेंस भी बहुत बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपका डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन बच्चों 23 यहाँ पर लिखा है, मुहावरा आ गया, बड़ा ही बढ़िया मुहावरा आया है कि नकार खाने में तूती की आवाज, नकार खाने में तूती की आवाज, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन यहाँ पर तूती की आवाज सबसे ऊंची होती है। अब देखो पहली चीज, नकार का मतलब क्या है? नकार या नकारा का मतलब होता है नगाड़ा, नकार या फिर नकारा का मतलब क्या होता है? नगाड़ा होता है। और तूती का मतलब होता है एक चिड़िया होती है जो बहुत ही महीन पतली आवाज में तो सुरीली आवाज में बोलती है, तूती। और नकार खाना क्या है? नगाड़ा, जहां पर नगाड़े बजाए जाते हैं वो नकार खाना कहते हैं। तो अब लिखा है नकार खाने में तूती की आवाज, तो लिखा तूती की आवाज सबसे ऊंची होती है, ये कोई अर्थ नहीं हुआ। नकार खाने में तूती नहीं बोलती, ये भी गलत है। नकारे लोगों के सर्वत्र तूती बोलती, ये भी गलत है। समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता, इस मुहावरे का अर्थ यही है। मतलब नकार खाना, जब नगाड़ा बजेगा तो छोटी सी एक चिड़िया की आवाज, ये जब नगाड़ा बजेगा तो एक छोटी चिड़िया की आवाज का कोई महत्व नहीं होगा, आवाज वो दब जाएगी। तो समर्थ व्यक्ति के सामने, समर्थ व्यक्ति मतलब यहाँ पर नगाड़ा हो गया, और असमर्थ व्यक्ति मतलब तूती हो गया, तो नगाड़े और छोटी सी पक्षी की आवाज का कोई मेलजोल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आंसर डी आपका सही हो गया। फिर इसके बाद है 24 में क्या लिखा है? 24 में लिखा है कलेजे पर सांप लौटना। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? कलेजे पर सांप लौटना, कहते हैं कि जो है, कहते हैं कि कोई बोलता है कि हमारे 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 लड़का की नौकरी लग गई तो उनके कलेजे पर सांप लौट गया। मतलब क्या है? ईर्ष्या से जल उठना। हम खाली सेंटेंस बोलेंगे, वाक्य आप आंसर खुद ही बता दोगे। कलेजे पर सांप लौटना मतलब ईर्ष्या से जल उठना। ठीक है, कहते हैं कि हम ले आए गाड़ी भैया तो उनके जैसे कलेजे पर सांप लौटेगा, तो ये चीज है।
फिर पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई। यहाँ पर क्या है? लंका सगरी लिखा है, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो हनुमान की पूंछ में अभी आग लग भी नहीं पाई थी और कहते सारी लंका जल गई। ऐसे कैसे हो सकता है? बिना आग लगे लंका कैसे जल जाएगी? मतलब यहाँ पर किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा गया। हनुमान जी की वीरता और उनका वो भयावह रूप इतना विकट था कि जैसे अभी आग लग भी नहीं पाई और लोगों को आभास हो गया कि अब तो कुछ गलत होने वाला है, लंका जल जाएगी। अलंकार यहाँ पर बच्चों क्या अतिशयोक्ति अलंकार है कि अभी लंका जली नहीं है लेकिन निशाचर पहले ही भाग गए। ठीक है, अलंकार कौन सा हो गया? फिर यहां पर क्वेश्चन आता है कौन? मौसम कौन कुटिल खल कामी। ये सूरदास की एक पंक्ति है, ये लाइन एक सूरदास की है कि मुझसा मेरे समान कौन कुटिल, कौन व्यक्ति जो है बुरा और दुष्ट होगा, लेकिन मुझे भी आपने क्या दिया? आसरा दिया, सहारा दिया। तो यहां पर क्या है? जहां पर सम आ जाए, ठीक है, सम समान सदिश ये सारे शब्द आ जाएं तो उपमा अलंकार होता है। इसका आंसर हो जाएगा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में क्या होता है कि उपमेय की जो है, उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है। ठीक है, छोटे की तुलना बड़े से की जाती है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? आपका अलंकार हो गया यहाँ पर उपमा अलंकार। ठीक है, इसके बाद जो है 27 नंबर क्वेश्चन आया है और लिखा है ठाढ़े हैं नौ द्रुम डार गहे, धनु कांधे धरकर सायक ले। इसमें कौन सा छंद है? तो छंद तो हम आपको पहले बता दें, सवैया छंद है। और सवैया छंद में जो वर्ण होते हैं वो 22 से 26 होते हैं। सवैया छंद के कई सारे जो है वो प्रकार होते हैं, वो फिर हम कभी पढ़ा देंगे आपको। अब यहाँ पर कैसे 22 से 26 वर्ण गिन सकते हो कि ठाढ़े हैं नौ द्रुम डार गहे, धनु कांधे धरे कर सायक ले। गिनोगे इसमें जैसे क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। हमने कहा था ना 22 से 26 वर्ण के बीच में ही हमेशा निकलते हैं, कौन से? सवैया छंद में। तो ये है। बाकी अगर इसमें हम बताएं आपको, ठीक है, इसमें अगर बताया जाए, देखा जाए कि ये जो है बहुत ही एक अच्छा छंद है, इसको हम आपको सुना देते हैं पढ़कर। तुलसीदास जी की जो कवितावली है, तो कवितावली का ये वन मार्ग का एक उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो कवितावली में क्या है? कवितावली में एक वन मार्ग प्रशस्त आता है और उसमें तुलसीदास जी ने कविता लिखी है। किस पर लिखी है? श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी ये सब लोग जा रहे हैं वन में, तो उसमें इसका तो तुलसीदास ने लिखा है कि ठाढ़े हैं नौ द्रुम डार गहे, धनु कांधे धरे कर सायक ले। यानी कि ठाढ़े हैं नौ द्रुम, श्री रामचंद्र जी बढ़िया जो एक नया पेड़ है उस पर हाथ डाल के खड़े हुए हैं और कंधे पे धनुष है, हाथों में बाण है, बिकटी भ्रुकुटी बड़री अखियां अनमोल कपोलन की छवि है। बड़ी भयंकर बढ़िया आंखें, सुंदर बढ़िया बिकटी भ्रुकुटी, बड़ी बड़ी आंखें, अनमोल कपोलन की छवि है, गालों की छवि बहुत ही अच्छी है। तुलसी असमूरत आन ही है, जल डारी हो प्राण निछावर के। तुलसी कहते हैं कि ऐसी मूर्ति पर जो है आन ही है, यानी ऐसी मूर्ति को हृदय में बसा लें। और तुलसी कह रहे हैं कि इस पर तो अपने प्राण निछावर कर दूं, ऐसी मूर्ति है श्री रामचंद्र की। श्रम सीकर सांवर देह लसय मनोराशि महात्म तारक में। यानी कि श्री रामचंद्र जी थकावट के कारण, धूप के कारण उसमें पसीने की बूंदें ऐसे हैं जो उनकी सांवरी जो देह है ना उसमें बड़ी शोभायमान हो रही, ऐसे जैसे क्या है कि महात्म तारक में, यानी कि घनी रात में तारे, जैसे कि घनी रात में तारे होते हैं, ऐसी पसीने की बूंदें शोभायमान हो रही हैं। तो कवितावली है, वन पथ मार्ग का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। तुलसीदास कविता बड़ी ही सुंदर कविता है, हमने आपको पूरी सुनाई है कवितावली में। आगे यहाँ पर बात करते हैं तो उदाहरण कौन सी, यहाँ पर आंसर क्या है? सवैया छंद है। आगे बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर बच्चों आता है 28 और क्वेश्चन नंबर 28 में आपको रस बताना है। लिखा है किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। यानी क्या है कि ये एक माँ अपने बच्चे के हंसते हुए उसके चेहरे का देखकर वो जो है उनको प्रेम आ रहा है बच्चे पर। यानी किलक अरे, जब बच्चा हंस रहा है, जब बच्चा किलकारी मार रहा है तो कहनी अरे मैं नेह निहारूं, मतलब मैं इसके ऊपर अपनी देह निहारूं, इन दांतों पर मोती मारूं। जब हंस रहा है बालक तो उसके जो दांत है ना मोती के समान हैं। तो कह रहे हैं कि ना जाने कितने ही मोती इन दांतों के सामने हार जाएं, मोतियों को वार दिया जाए। और आप जानते हैं जब माता पिता का अपने बच्चों के प्रति प्रेम जब वर्णन किया जाता है, माता पिता का अपने बच्चों के प्रति जब प्रेम दिखाया जाए तो वहां पर वात्सल्य रस होता है। और वात्सल्य रस का सभी स्थायी भाव जानते हैं, वत्सलता, वत्सलता या फिर क्या होता है? ममता।
तो वात्सल रस 11वां रस इसको माना जाता है, ठीक है। आचार्य रूप गोस्वामी के द्वारा ये वात्सल रस जो है इसको दिया गया था। तो यहां पर क्या है, वात्सल रस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बच्चों 29 आ जाता है, संस्कृति के 4 अध्याय, ये रचना किसकी है बताना है। संस्कृति के 4 अध्याय, ये रचना किसकी है ये बताना है यहाँ पर। तो संस्कृति के 4 अध्याय, ये कविता जो है, ये रचना, सॉरी कविता नहीं रचना है, कहा एक पूरी लेख है, रामधारी सिंह दिनकर जी का है। रामधारी सिंह दिनकर ने संस्कृति के 4 अध्याय जो है ये किस पर लिखा है। उन्होंने भारत की जो संस्कृतियां हैं, भारत की जो मिलीजुली संस्कृति है उसको मिलाकर एक पूरी रचना लिखी है। संस्कृति के 4 अध्याय, जो 4 संस्कृतियां भारत में रही समय समय पर, उसके बारे में उन्होंने लिखा है। रामधारी सिंह दिनकर की अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो कई सारी और इनकी अन्य रचनाएं हैं, जैसे क्या है इतिहास के आंसू, जैसे क्या है आप जानते हो रश्मिरथी, ठीक है। तो ये सारी रचनाएं क्या है, इन्हीं की रचनाएं हैं रामधारी सिंह दिनकर की। राष्ट्रवादी विचारधारा कवि माने जाते हैं ये, यानी इनकी राष्ट्रवाद की विचारधारा कविताएं इन्होंने लिखी हैं। आखिरी प्रश्न है इस सीरीज में, इस क्लास में 5वें प्रैक्टिस सेट में हिंदी का आखिरी प्रश्न है, और बताना क्या है, आचरण की सभ्यता, इसके रचयिता कौन है। आचरण की सभ्यता नामक रचना के रचयिता कौन है, श्याम सुंदर दास या रामचंद्र शुक्ल या नागार्जुन या फिर सरदार पूर्ण सिंह। तो इसके लेखक कौन है, सरदार पूर्ण सिंह इसके रचयिता है, ठीक है। और इसी के साथ हिंदी में प्रैक्टिस सेट 5 कंप्लीट हुआ। जीएस के दो पार्ट 19 क्वेश्चंस के आप देख चुके हैं, अपलोड हो चुके हैं, और ये हिंदी का 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 5 नंबर कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के साथ। तब तक आप सभी पढ़ाई करते रहे, और हाँ, यूपी पुलिस की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, इस चीज का सभी ध्यान रखें, तैयारी में जुट जाइएगा। फिर ऐसा कहीं ना हो कि वैकेंसी आ जाए और सब जल्दी जल्दी प्रोसेस शुरू हो जाए आपकी तैयारी में, तो वहां देर हो रही, भर्ती बोर्ड से देर हो रही वो ठीक है, लेकिन आप अपनी तैयारी में नहीं चूकेंगे। भर्ती चाहे 6 महीना और लेट आए, लेकिन आप तैयारी करते रहो, ठीक है। बाकी सभी पढ़ाई करते रहें, ध्यान रखें अपना सभी। जय हिंद, जय भारत।